आज मैं ऑफिस के लिए निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना घर लॉक करके नीचे उतर गया था। तभी मेरी नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी। उसके बाहर सामान पड़ा देखकर मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत समय से खाली पड़े उस फ्लैट के कारण पूरी बिल्डिंग में एक मायूसी का माहौल बना रहता था। अब वहां नए लोग आ जाने के कारण चहल पहल बनी रहेगी। मुझे यह सब सोचकर बहुत अच्छा लगा। फिर दिन तो मेरा काम करते करते बीत गया और शाम होने पर जब मैं घर पहुंचा तब फिर से मेरी नज़र उस फ्लैट पर पड़ी। उस फ्लैट में अब भी पहले जैसी ही शांति थी। फिर मैंने सोचने लगा कि हो सकता है कि सिर्फ अभी इस फ्लैट में सामान ही शिफ्ट हुआ हो और इसमें रहने वाले लोग शायद थोड़े समय बाद आए। दिन भर की थकान के बाद एक गर्मा गर्म प्याली की चाय औषधि का काम करती है, इसीलिए मैंने फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाई और बाहर बालकनी में आ गया। तभी अचानक चाय पीते वक्त जब मेरी नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी, तब बाहर बैठी जिस लड़की को मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जब दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे याद आया कि यह तो वृंदा है, जो मुझे उस समय मिली थी जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके घर में किराएदार बनकर गया था। फिर मैं पास रखी चेयर पर बैठ कर पुरानी बातें सोचने लगा। मेरे सामने रखी चाय ठंडी होती रही, लेकिन मैं उससे बेखबर अपने ही ख्यालों में डूबा रहा। मामी जी ने अपने आपके लिए यह तौलिया और चादर भेजी है। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा और कमरे की सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम वाली बाई नहीं आती। अगर आपको अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए तो आपको उसका इंतजाम खुद करना पड़ेगा। वृंदा ने मुझे यह सब कहा और फिर मुझे टॉवल और चादर देकर वह तेजी से बाहर निकल गई। तब मैंने अपने हाथ से उठाया हुआ सूटकेस एक तरफ रखा और कमरे में अपना सामान लगाने लगा। थोड़ा सा ही सामान था मेरे पास, इसीलिए जल्दी ही मेरी सारी सेटिंग हो गई। फिर मैंने अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना था, ताकि मैं थोड़ी किताबें इशू करवा सकूं। अरे कम से कम सफर की थकान तो उतार लेते। ऐसे पढ़ने की क्या जल्दी है। अचानक उस लड़की का स्वर उभरा था। मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे सिर पर। थोड़े समय बाद मेरा इंटरव्यू है। अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो मेरा यहाँ आना भी बेकार जाएगा। मैंने किताबें पढ़ते हुए कहा। मेरी यह बात सुनकर तेजी से वह बाहर चली गई। सच कहूँ तो मेरा उस समय पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ी थकान भी थी और भूख भी लग रही थी। यह लो चाय और गर्मा गर्म टोस्ट, मामी मंदिर गई है इसीलिए तुम्हारे लिए बना लाई, जल्दी से खा लो और बर्तन यहीं रख लेना, मैं बाद में ले जाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गई। चाय और टोस्ट खाते वक्त मैं वृंदा के बारे में ही सोच रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उसके प्रति एक लगाव महसूस करने लगा था। फिर अचानक मैंने अपनी इस सोच पर विराम लगाया और पुनः पढ़ाई करने बैठ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अपने लक्ष्य से भटक गया तो यह मेरे लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। फिर बीते समय के साथ मेरा और वृंदा का एक अनजान रिश्ता बनता जा रहा था। जब जब मैं समय कम होने के
कारण अपना रूम साफ नहीं कर पाता था, तब वह चुपके से आकर मेरा कमरा साफ कर जाती थी। सुबह के समय में जैसे तैसे अपने नाश्ते के पराठे और रात के खाने के लिए 3-4 रोटी सेक कर रख देता था, क्योंकि मैं जानता था कि दिन भर की थकान के बाद मैं रात का खाना नहीं खा पाऊंगा। इसीलिए ही तो रात में कभी कभी ही सब्जी बन पाती थी, या तो मैं बाजार से कोई सब्जी पैक करवा कर ले आता था या फिर अचार से ही खा लेता था। इसी क्रम में जब एक दिन मैं लाइब्रेरी से घर वापस आया, तब किचन के स्लैब पर एक कटोरी सब्जी देखकर मुझे एक अनोखी अंदाज की अनुभूति हुई। कटोरी के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, हर रात को बिना सब्जी के ही रोटी खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। सारा दिन इतनी पढ़ाई करते हो तो कम से कम रात को तो ढंग से खाना खाया करो। उस समय मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुरंत उस सब्जी के साथ सुबह की बनाई हुई रोटियां अपनी प्लेट में लगा ली और खाने बैठ गया। सही में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी हुई थी। ना जाने कितने दिन बाद मुझे आज खाने में स्वाद आया था। उसके बाद तो ना जाने कितनी बार वृंदा चुपके से एक कटोरी सब्जी बचाकर मेरे किचन में रख जाती थी। धीरे धीरे बीत रहे समय के साथ मुझे पता चला कि वृंदा अनाथ है, इसीलिए वह अपने मामा मामी के पास रहती है। वैसे तो वृंदा कॉलेज जाती है, लेकिन उसकी मामी घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंप कर इसी कोशिश में लगी रहती है कि उसकी पढ़ाई किसी तरीके से रुक जाए। वैसे उसके मामा अच्छे हैं, लेकिन मामी के आगे उनकी एक नहीं चलती। उसकी मामी उस पर बहुत जुल्म करती थी, इसीलिए ही तो मैंने कई बार वृंदा को अकेले में रोते हुए देखा था। उसे इस तरह रोते देखकर मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं उसे कोई भी झूठा दिलासा नहीं दे सकता था। फिर वह एक दिन भी आया जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। मेरी जॉब की पोस्टिंग अभी होना बाकी था, इसीलिए मैं सारा सामान पैक करके अपने घर वापस जाने लगा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। वहां पर वृंदा हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने उससे कहा तो वह अंदर आ गई। यह समय चाय पीने का तो नहीं है। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से यह निकल गया, चाय पीने का कोई समय नहीं होता, बस चाय पीने के लिए अच्छी कंपनी चाहिए। इतना कहकर वह अपना दुपट्टा अपने हाथ में मसलने लगी। मैं समझ चुका था कि वृंदा मुझे क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी अनजान बना रहा, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं वृंदा का हाथ थाम सकूं। वहां गांव में बीमार पिता, छोटे भाई बहन सभी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, और वैसे भी मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि मुझ पर निर्भर रहे। अब तो तुम्हारी जल्द नौकरी भी लगने वाली है। अगर मेरे बारे में मामी से बात करो तो वह तो इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देगी, क्योंकि उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। इतना कहकर वह रोने लगी थी। देखो, तुम्हारी चाहत का अंदाजा है मुझे, और मुझे इस बात से इनकार भी नहीं है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते मैं विवश हूँ। लेकिन फिर भी एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, खुद पर तरस खाना बंद करो, और तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा जब तक तुम खुद को एक बोझ समझोगी। सामने वाला भी हमारी भी तभी कदर करता है जब हम खुद को वैल्यू देते हैं। इसीलिए अपनी मजबूरी को आगे बढ़ने का हथियार बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि जो अपनी मदद खुद करते हैं, ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है। फिर मैं अपने घर वापस चला गया था। थोड़े दिन बाद मेरी पोस्टिंग एक नए शहर में हुई और मैं फिर वहां चला गया। अब सब
कुछ ठीक से मैनेज कर पाया था, क्योंकि एक अच्छी सैलरी मुझे जो मिलने लगी थी। फिर मैंने अपने बीमार बाबूजी का इलाज कराया और छोटे भाई बहनों को सेटल किया। अब तो मेरे भाई बहनों की भी शादी हो चुकी है और माता पिता भी मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जब तक माँ बाबूजी जिंदा रहे तब तक वह लोग मुझ पर लगातार शादी करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन मैं चाह कर भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सका, क्योंकि शायद मैं वृंदा को अभी तक भूल नहीं पाया था। फिर अचानक मैंने अपने आसपास बढ़ते अंधकार को महसूस किया और अंदर चला आया। तब मैं बिना कुछ खाए पिए ही बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन संडे था, इसीलिए मैं थोड़ा देर से सोकर उठा था। जब बाहर बालकनी में आया तो देखा कि वृंदा सामने वाले गार्डन में टहल रही है। बस फिर मैं तुरंत उसके पास जा पहुंचा। मुझे अचानक सामने देखकर वह हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि मानो हम दोनों ही खामोश हो गए हैं। हम दोनों के भीतर अनेक बातें बवंडर मचा रही थी, लेकिन हमारे होठों पर चुप्पी छाई हुई थी। शायद ऐसा ही होता है जब हम किसी अपने से एक लंबे समय के बाद मिलते हैं, तब हमें ऐसा लगता है मानो हमारे कुछ भी कहने सुनने का शब्दकोश ही खाली हो गया हो। आप यहाँ कैसे? वह ही चुप्पी तोड़ते हुए बोली थी। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में है। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे मामा मामी कैसे हैं? मैं उससे पूछने लगा था। जिंदगी में बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। मंदार के साथ 3 साल का वैवाहिक जीवन और फिर अचानक मंदार का एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले जाना, इतना कहकर वह रो पड़ी थी। उसे इस तरह रोते देखकर मेरा भी मन भर आया था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सब मंजूर है। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि वह आगे पढ़ने के लिए इस शहर में आई है। उसके पति तो अब नहीं रहे थे, किंतु उसकी सास द्वारा उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ था। विवेक जी, जिंदगी भी कितनी अजीब है। मेरी मामी ने तो मुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मंदार और उसकी माँ ने मुझे जिंदगी के सारे सुख दे दिए। जबकि मामी ने तो मेरी शादी मंदार से इसलिए करवाई थी ताकि उसका बोझ उतर सके। आपके जाने के बाद मैंने अपने कॉलेज की अधूरी पढ़ाई पूरी की और फिर मैं तो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन तब तक मंदार को मेरे लिए पसंद किया जा चुका था। इसीलिए मुझे मजबूरन मंदार से शादी करनी पड़ी। लेकिन मंदार ने ढेर सारे सुखों से मेरा जीवन भर दिया। वह भी चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूं। अब मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन मातुल्य मेरी सास ने अपने संस्कारों के खिलाफ जाकर यह कदम उठाया है। इतना कहते उसका मन भर आया था। मंदार के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों और समाज ने मेरी सास पर मेरी दूसरी शादी करने का दबाव बनाया था, लेकिन मेरी सास ने मेरी इच्छा को महत्व दिया और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया तो मुझे उन्हें सही साबित करना है। फिलहाल तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर सोचती थी। फिर बीत रहे समय के साथ हम दोनों नजदीक आने लगे थे। वैसे तो हम दोनों ही बिजी शेड्यूल के कारण व्यस्त ही रहते थे, लेकिन फिर भी हम दोनों पड़ोसी तो थे ही। बस इसी वजह से हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। धीरे धीरे वृंदा खुलने लगी थी। मेरे प्रति उसका खुशक स्वभाव अब बदलने लगा था। पतझड़ के बाद आगमन होने लगा था बसंत का। उसके दिल का
तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक नया बदलाव जन्म लेने लगा था। इस बार पहल करने की मेरी बारी थी, इसीलिए ही तो मौका देखकर मैंने एक दिन अपने मन की बात उसके सामने रख दी थी। आपकी भावनाओं की कदर है मुझे, लेकिन मेरा मन अभी इसी के लिए तैयार नहीं है। शायद मेरा मन तो मंदार के साथ ही चला गया है, बस रह गया है तो वह निर्जीव शरीर। उसकी आंखें नम हो गई। वृंदा, तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, लेकिन अब तक अपने खाली मन को समेट कर चलती रहोगी। कभी तो उसमें प्यार भरी उष्मा का संचार करना पड़ेगा। मैं अचानक ही उत्तेजित हो गया था। आपका कहना सही है, परंतु मुझे शायद अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे भीतर की जमीन पथरीली हो चुकी है। जब तक मानसिक रूप से मैं खुद को तैयार नहीं कर पाती, तब तक शायद मेरा मन ऐसे ही दुखी रहेगा। अब शायद कुछ और कहने सुनने को नहीं बाकी था, इसीलिए मैं चुपचाप उठकर बाहर आने लगा था। विवेक जी, क्या एक स्त्री और पुरुष शादीशुदा होने के बाद ही एक रिश्ते को नाम दे पाते हैं? क्या हम दोनों अपनी सीमाओं को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ दोस्ती का एक नया रिश्ता नहीं कायम कर सकते? वह अचानक मुझसे पूछ बैठी। उसके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी यह सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मुझे हर रोज निडर में तुम्हारे हाथों की बनी एक कटोरी सब्जी अवश्य चाहिए, क्योंकि मैं तो आज तक तुम्हारे हाथ का स्वाद भूल ही नहीं पाया हूँ। मैं बातचीत का रुख बदलने के इरादे से बोला था। हाँ, क्यों नहीं, अब तो मेरे हाथों का बना डिनर आपको रोज खाने को मिलेगा। इतना कहकर वह हंस पड़ी थी। सबसे पहले कि मैं कुछ कहता, वह अचानक बोल पड़ी थी। अपनी सोसाइटी के बाहर बनी छोटी सी चाय की टपरी देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं अकेले होने के कारण कभी वहां नहीं गई। तो चलो आज चलकर साथ साथ चाय पीते हैं। चाय, और इस समय मैं अचानक उससे पूछ बैठा, चाय पीने का कोई समय नहीं होता, और चाय का मजा तो तभी आता है जब साथ देने वाला भी आपके साथ हो। उसके चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कुराहट उभर आई थी। ऐसी बात है तो चलो अभी सड़क कड़क चाय का मजा लेते हैं और साथ में गर्मा गर्म मक्खन वाला टोस्ट भी खाएंगे। इतना कहकर मैं जोर से हंस दिया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों उस छोटी सी चाय की टपरी पर बैठकर गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे थे। सच में साथ में मक्खन वाले टोस्ट ने तो चाय का मजा ही दुगना कर दिया था। एक प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता पनप रहा था हम दोनों के बीच। अब हमारे इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा हम दोनों नहीं जानते, लेकिन हमारे पास आज जो है वह बहुत सुंदर है। हमारे लिए तो यही सुखद है। फिर चाय पीने के बाद हम दोनों अपने अपने घरों को चल दिए गए। तो बस